हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की पहली किताब भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से चैप्टर नंबर फर्स्ट को। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो हे गाइस, माय नेम इज़ विनोद। वेलकम टू इंस्पिरेशन फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। सो लेट्स मूव ऑन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आप इन चैप्टर्स को काफ़ी इजी वे में समझ सकते हैं। आप बस खाली इस वीडियो को 2 मिनट देखना, फिर आगे आपका डिसीजन है आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये नीचे की कुछ यूनिट्स को कवर किया था पार्ट ए में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर। सो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग की तरफ, भारतीय संविधान की विशेषता। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का पेपर में आता है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। सो नीचे ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। देखिए, पहली चीज़ है लिखित संविधान। हमारा जो संविधान है उसको लिखित तौर पे लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में जो बातें हैं वो अलिखित हैं, उनको लिखा ही नहीं गया और उसके बिहाफ पर हम अब कानून बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि यूके, यूनाइटेड किंगडम में जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। वहाँ पर समय के अनुसार वो आए दिन परिवर्तन कर सकते हैं अपने संविधान में, और उन्होंने कोई भी चीज़ को लिखित फॉर्म में नहीं लिखा गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान लिखित है और इसको मानना जरूरी है। दूसरी चीज़, कठोर एवं लचीला संविधान। देखिए, हमारे संविधान में कठोर का मतलब है कि हम अपने संविधान में बदलाव बहुत ना के बराबर कर सकते हैं, और लचीला का अर्थ है हमारे संविधान में बदलाव करना बहुत आसान है। देखिए, जो कठोर शब्द है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड, और ये वर्ड हमने लिया है यूएस से। यूएस का संविधान काफ़ी कठोर है, वहाँ पर बदलाव करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर आज तक मात्र 19 से 20 ही अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए। जबकि हम बात करें यूके, ब्रिटेन, वहाँ का संविधान काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एक्चुअल में वहाँ पर लिखित संविधान है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर बदलाव करना बहुत आसान है समय के अनुसार। थर्ड पॉइंट, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब हमारे देश में सरकार जो है वो निर्वाचित होगी, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि इनको किसी रिश्तेदारी के नाते मतलब पद पर बिठा दिया जाता है कि कोई किसी का बेटा है या बेटी है या कोई साला है, साली है, इस आधार पर हमारे देश में किसी को पद नहीं दिया जाता है। हर एक व्यक्ति जो भी किसी सम्मानीय पद पर बैठता है उसका चुनाव होता है। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब ये है हमारे संविधान की विशेषता। फोर्थ पॉइंट, आंशिक एकात्मक, आंशिक संघात्मक। देखिए, एकात्मक का मतलब कि ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास में होना, और आंशिक संघात्मक इसका मतलब है कि जो शक्तियां उनका केंद्र और राज्य के स्तर पर बराबर बराबर बंटवारा। देखिए, हमारे देश में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केंद्र के पास में है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आंशिक एकात्मक संविधान। और वहीं बात करें, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को दे रखी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक संघात्मक है। फिफ्थ पॉइंट, मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार आपको पता ही है कि एक इंसान को अपने डेवलपमेंट करने के लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। अगर उसके मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ में कोई भी उसका शोषण कर सकता है। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और ये एक प्रकार से एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सिक्स पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार लोगों के विकास में योगदान करते हैं, उसी प्रकार से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो देश के अंदर विकास के कार्य करते हैं। लोगों के अंदर समाज कल्याण हो, इसकी भावना से इसको संविधान में रखा गया था। और देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमने आयरलैंड से लिए हैं, और इसके थ्रू हम एक लोकतांत्रिक समानता चाहते हैं। लोगों के अंदर सामाजिक आर्थिक तौर पर समानता बने, लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को समान दर्जा प्रदान करें। 7 पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी देश का कोई धर्म ना होना। जैसे अगर हमारे देश ने धर्मनिरपेक्षता को अडॉप्ट किया है या हम धर्मनिरपेक्षता की फिलॉसफी पे चलते हैं, तो हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या मुस्लिम राष्ट्र हैं या क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। हमारे देश में सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से आते हो, उन सबको समान अधिकार है। तो भारत का कोई पर्टिकुलर अपना धर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है। ऐसे ही और भी कई देश हैं, उन्होंने अपने आप को अपने धर्म के अनुसार वहाँ की राज्य घोषित किया हुआ है। बट भारत का संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत किसी भी धर्म को अलग से मान्यता नहीं देता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका।
देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ में उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हमारे संविधान को कोई पालन नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे नीति निर्माता यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या उनके एमपी हैं, वो कोई ऐसा कानून लेकर आता है जो संविधान के दायरे के बाहर है, तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का काम ये है कि वो उस पर स्टे लगा सकती है, उसको रोक सकती है या उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो आप देखते हैं कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी मामले पर जो भी संविधान के बाहर होता है, अक्सर सरकार के ऐसे फैसलों को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है और उनको वापस भेज देता है। तो ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका का काम है। 9 पॉइंट, एकल नागरिकता, इसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि भारत जो है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में रहता है, उसको इकहरी नागरिकता फॉलो करनी पड़ेगी। वो इंडियन कहलाएगा, भारतीय कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान से तो वो राजस्थानी हो जाएगा बाहर जाकर, कोई व्यक्ति अगर मणिपुर से तो मणिपुरियन हो जाएगा, या कोई जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीरियन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति भारत से है तो वो भारतीय कहलाएगा। मगर जबकि यूएस के अंदर, अमेरिका में अलग कॉन्सेप्ट है। वहां पर डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। वहां पर जैसे 50 स्टेट है, 50 राज्य, और उनमें जैसे कैलिफोर्निया, बफेलो, मैक्सिको, क्यूबा, फिलाडेल्फिया, ये अलग अलग देश हैं। अगर कोई व्यक्ति सपोज फिलाडेल्फिया से है, सो उसकी 2 सिटीजनशिप होंगी, यानी कि दो नागरिकता। पहला फिलाडेल्फियन एंड दूसरा अमेरिकन। ऐसे कोई कैलिफोर्निया से है तो कैलिफोर्नियन एंड अमेरिकन। बट इंडिया में अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग वो एकल नागरिकता के अंदर आता है। आइए अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये एक प्रकार से हमारे संविधान का इंट्रो है, यानी कि उसकी भूमिका है। अगर आप पूरे संविधान को नहीं पढ़ना चाहते हैं और ये है कि आप उसको ब्रीफली एक पेज में पढ़ना चाहें, तो उसको प्रस्तावना के अंदर डाला हुआ है। और प्रस्तावना के थ्रू हमारा जो संविधान है उसके उद्देश्य भी पता चल जाता है कि भाई हमारा संविधान क्या कह रहा है। देखिए, इसमें जो पहली चीज है वो है न्याय। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। लोग समान होने चाहिए, कोई लोगों के अंदर भेदभाव ना हो। सामाजिक तौर पे जैसे कि समाज के अंदर ऊंची नीची जाते हैं काफ़ी सारी, ठीक है, कोई अपने आप को अपर कास्ट बोलता है, कोई लोअर कास्ट बोलता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर कोई भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नेताओं की क्रिटिसिज्म कर सके, उनकी आलोचना कर सके अगर वो गलत हैं तो। उसके अलावा वोट डालने का राइट। एंड आर्थिक तौर पर कि व्यक्ति भारत के अंदर कहीं पर भी जाके किसी भी राज्य में जाकर धन कमा सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है और उसको आर्थिक तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाए। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता के अंदर विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। देखिए, स्वतंत्रता को अगर हम एक लाइन में बोले तो इसका मतलब होता है आज़ादी। तो हमें अपने विचार, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे दिमाग में आ रहा है, उसके विचार लेने की अपनी खुद की स्वतंत्रता, खुद की आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी और के थ्रू बताया जा रहा है कि भाई तुम ये सोचो और तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा। जैसे चाइना के अंदर आप अक्सर देखेंगे कि वहां पर लोगों को अपने विचार करने की आज़ादी नहीं होती है। वहां पर उनको उनकी सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप से कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। उनको अपनी सरकार के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ता है। अभिव्यक्ति, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब कि भाई मैं किस प्रकार का फैशन करता हूँ या मैं किस तरीके से रहता हूँ, वो मेरा रहन सहन जो भी है उसमें सरकार को इंटरफेयर ना करे, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। धर्म को मानने की, जैसे अब मैं भाई जैसे पूजा करता हूँ या मैं मस्जिद में जाता हूँ या मैं कोई भी धर्म को मानने वाला हूँ, तो उस धर्म के अंदर जो भी मेरी आस्था है उसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करे, तो ये कहीं ना कहीं मेरे धर्म की आज़ादी होगी। तथा उपासना की, वही उपासना इन द सेंस पूजा पाठ करने का। थर्ड है समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की। देखिए, लोगों को समानता होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको समाज में कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसको भगा दिया जाता है कहीं से, ऐसा नहीं हो। और साथ ही अवसरों की समानता, अवसर इन द सेंस कि लोग जो हैं उनको नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवाई जाए। उनको अगर कोई स्टूडेंट्स है, उसको एडमिशन चाहिए किसी कॉलेज के अंदर, तो उसको भी उसके अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नागालैंड से आता है या कोई मणिपुर से आता है, उसको दिल्ली में एडमिशन नहीं दिया जाता है इसी ब्याह पर कि भाई वो बंदा हमारे दिल्ली का या हमारे राज्य का नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से कोई भी व्यक्ति अगर वो कैपेबल है, योग्य है, तो उसको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। देखिए, हमारी प्रस्तावना कहती है कि भाई लोगों के अंदर भाईचारा होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, सब इक्वल है। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्र की एकता व अखंडता। देखिए, एकता का मतलब है कि हम सब लोग एक हैं। अखंडता का मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, चाहे वो आपका मणिपुर है या आपका जम्मू कश्मीर है या कन्याकुमारी या आपका तमिलनाडु या राजस्थान, गुजरात वगैरह कोई भी राज्य, इन राज्यों के अंदर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी वो एक है, अखंड है। तो हमारे जो प्रस्तावना वो कहती है कि भाई राष्ट्र में एकता होनी चाहिए और सभी लोग जो है ना अखंड होने चाहिए, यानी कि सभी लोग बराबर हैं, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। शायद आपको समझ में आ रहा होगा
मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल दूँ, ताकि आप कोई भी मतलब एग्जाम में जब जाएं तो कोई डाउट आपके माइंड में ना हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। देखिए अभी आने वाली 2 स्लाइड्स में हम कवर करेंगे एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण। देखिए एकात्मक का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है वो कौन सी शक्ति है जिन पर ज्यादातर केंद्र का अधिकार होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं एकात्मक लक्षण। और संघात्मक लक्षण का अर्थ होता है जिनमें ज्यादातर केंद्र और राज्य दोनों को बराबर बराबर अधिकार होता है, उसे हम बोलते हैं संघात्मक लक्षण। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी पहले पॉइंट की तरफ, इक्यारी नागरिकता। देखिए भारत के अंदर जो हमारा संविधान है वो कहता है कि भाई देखो लोगों को ना इक्यारी नागरिकता है, ठीक है, कोई अलग अलग उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब ये डिसाइड किसने करा? ये डिसाइड करा केंद्र सरकार ने, जब हमारे देश में संविधान लिखा गया। अब राज्य से पूछा नहीं कि भाई राज्य क्या चाहते हैं। और देखिए अगर राज्य की राय ली जाती, शायद राज्य बोलते कि भाई हमें अपने राज्य की भी अलग से लोगों को नागरिकता देनी है और केंद्र की भी नागरिकता देनी है। बट हमारा संविधान इस केस में एकात्मक है, एक है, इकहरी नागरिकता पर वो बल देता है। सेकंड है अधिक शक्तिशाली केंद्र। ज़्यादातर हमारे देश में जैसे बैंकिंग सेक्टर है, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, उसके अलावा नदियां हैं, शिक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं, इन सब में कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी बैंक हैं हमारे देश में उन सबको अथॉरिटी देता है कि भाई वो अपने बैंक्स को खोल सकते हैं, और उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कुछ अमाउंट एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो इस केस में जो केंद्र है वो शक्तिशाली है, क्योंकि आरबीआई केंद्र की ही अथॉरिटी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप ये देखेंगे कि देश के अंदर जो संविधान है वो राज्यों के लिए भी एक है और केंद्र के लिए भी एक है, कोई अलग अलग दोनों के लिए नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस केस में भी अगर कोई राज्य सरकार कोई डिसीजन लेती है भाई कोई कानून बनाने का, तो उसमें भी उनको वही संविधान को फॉलो करना पड़ेगा जो केंद्र सरकार फॉलो करती है। फोर्थ पॉइंट, केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में और नाम में बदलाव कर सकती है। देखिए अब यहाँ पर अगर कोई भी राज्य है, मान लीजिए महाराष्ट्र है, अगर उनकी हमें सीमा घटानी है बढ़ानी है, तो उसमें केंद्र सरकार को यह हक है कि भाई वो उनकी सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं अपने तरफ से। उसके लिए उनको कोई अलग से कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए या कोई अलग से उनको राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी का नाम चेंज करना है तो वो भी नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें संविधान सिर्फ केंद्र को शक्ति देता है ये कि वो किसी भी राज्य को बना सकते हैं या उनके नाम में बदलाव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इकहरी न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका का अर्थ है कि जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये 3 प्रकार के न्यायालय देखते हैं। और इसके नीचे भी जैसे अधीनस्थ न्यायालय होता है, लोअर कोर्ट, और उसके नीचे होता है पब्लिक कोर्ट, जनता अदालत। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति, उसका केस चल रहा है किसी लोअर कोर्ट में, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने फैसले से या उसको जो फैसला जज के द्वारा सुनाया गया, तो आखिरी में उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ही संस्था है, केंद्र की ही संस्था या अथॉरिटी है। तो आप देखेंगे कि भाई अगर कोई भी मामला है, अगर कोई राज्य सरकार कोई ऐसा वैसा फैसला ले लेती है जो संविधान के अंदर नहीं आता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उस बिल को, उस कानून को रोक सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र शक्तिशाली है। 6 पॉइंट, आपातकाल में एकात्मक शासन। अगर देश में इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, अगर बाहर से कोई भारी आक्रमण हो जाए, बाहर से हमारे देश में कोई पेंडेमिक फैल जाए, यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस फैला, तो आप देखेंगे कि देश में अगर आपातकाल जैसी सिचुएशन बनती है तो हमारे देश में आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। और उसमें राज्य सरकार को किसी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता है कि जैसे राज्य सरकार से पूछकर देश में आपातकाल लगाया जाना। तो देखिए केंद्र सरकार अपने आप से अगर वो चाहे तो लग रहा है उन्हें कि भाई देश में आपातकाल लगाना जरूरी है तो वो लगा सकते हैं। इसमें राज्य सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति केंद्र का व्यक्ति होता है। तो इसमें भी संविधान जो है एकात्मक है। 8th, इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे अब आईएएस, आईपीएस या आईआरएस, तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के, ये केंद्र के द्वारा चुनकर जाते हैं। यूपीएससी इनका एग्जाम लेता है और ये बाद में जाकर किसी राज्य के किसी जिले में जाकर नौकरी करते हैं। तो आप देखेंगे कि आईएएस अधिकारी भी जो केंद्र से चुनकर जा रहा है और वो किसी राज्य में जाकर वहाँ के जिले में एक सबसे बड़ा अधिकारी बनता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र अपनी तरफ से उन अधिकारियों को चुनकर भेजती है और वो अधिकारी उस जिले को संभालते हैं। इन सब में हमने एक चीज कॉमन पाई है कि कहीं ना कहीं देश में जो ज्यादातर मामले हैं वो केंद्र के हक में है या केंद्र के पास में। इसे बोलते हैं संविधान के एकात्मक लक्षण। आइए अब बात करते हैं संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है। देखिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मामले भी जो दोनों सरकारों को दिए गए हैं।
देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए पहली चीज, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, कोई भी सरकार हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के दायरे के बाहर जाकर अगर कोई भी काम करता है तो वो कहीं ना कहीं माननीय नहीं होगा, उसको रोक दिया जाएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई केंद्र सरकार ने कोई कानून लेकर आए मगर वो संविधान के अंदर आता ही नहीं है, ये संविधान के वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो उसको भाई कैंसिल कर दिया जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी नहीं होगी कि केंद्र का है तो भाई उसको हमने पास कर दिया और राज्य का तो पास नहीं करेंगे। तो देखिए संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सेकंड चीज, शक्तियों का बंटवारा। देखिए शक्तियां जो है ना आपकी, केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची, 3 लिस्ट होती है। तो केंद्र के अंदर 97 मामले यानी कि 97 मामले, राज्य में 67 मामले हैं और संवर्ती सूची में 47 मामले आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने सारे मामले जो है अपने केंद्र को पकड़ा दिए। 67 मामले राज्यों के अंदर आते हैं और 47 मामले संवर्ती सूची। देखो संवर्ती सूची का अर्थ होता है कि जो मामले केंद्र और राज्य दोनों में कॉमन है, जो दोनों में समान तौर पर, मतलब दोनों मिलकर समान तौर पर कानून बना सकते हैं। बट एक चीज है इसमें कि अगर कोई मामला इन तीनों में से, जैसे केंद्र, राज्य, संवर्ती सूची में नहीं आता, उस पर सिर्फ केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी पार्शियलिटी कि भाई केंद्र को ही वो मामले दे दिए गए जो मामले, जिन मामलों पे कोई भी कानून नहीं बना सकता। बट आप देखेंगे कि कुछ पावर्स बाटी हैं दोनों पर। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। देखिए हमारे देश में हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की, दोनों ही अपने तरफ से स्वतंत्र है और वो किसी भी कानून के खिलाफ या किसी भी ऐसे नियम के खिलाफ जो संविधान को मानते नहीं, उनके खिलाफ वो स्टे ऑर्डर लगा सकता है। तो हम देखते हैं कि संविधान की स्वतंत्र हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। फोर्थ, संशोधन प्रणाली। देखिए कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें राज्यों से पूछना भी जरूरी होता है। जैसे अगर सपोज अगर आपको मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निषेध तत्वों में कोई बदलाव करना है तो ऐसी प्रणाली के अंदर आपको केंद्र और राज्य दोनों से पूछना पड़ेगा, और उस केस में राज्य काफी जरूरी हो जाते हैं। या देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो उस केस में ये आपके काफी इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, 3 स्तर की सरकार है। तो हमारे देश में वही 3 स्तर की सरकार है। इसका अर्थ ये है कि हमने सब कुछ केंद्र के हाथ में नहीं दिया है। हमारा संविधान केंद्र को कुछ पावर्स देता है, राज्य को कुछ पावर देता है, और साथ ही कुछ पावर्स ऐसे जिनमें दोनों मिलकर वो कानून बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं अपनी लास्ट हेडिंग की, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको नोट डाउन भी कर लेना क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्टली पूछता है। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार से बदलाव होते हैं। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। तो ये है आपका साधारण विधि, दूसरा है विशेष विधि, और तीसरा है विशेष विधि प्लस 15 राज्य। साधारण विधि का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश में संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो जिन मामलों पर सिर्फ खाली लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन का बहुमत होना चाहिए या 2/3 बहुमत होता है और उस बिल को पास कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम साधारण विधि। यानी कि कोई भी सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से किसी बिल को पास करते हैं तो उसे बोलते हैं हम साधारण विधि, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ मामले जैसे नए राज्यों का निर्माण अगर करते हैं तो साधारण विधि यूज होती है। सीमाओं को घटाना या बढ़ाना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, विधान परिषद को बनाना हो। विधान परिषद जैसे विधानसभा आप देखते हैं कि विधानमंडल, और जनरली हम देखते हैं कि जैसे राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, मगर विधानसभा के अलावा अगर हमें विधान परिषद भी बनाना हो तो उस केस में हम साधारण विधि के द्वारा उसको बना सकते हैं। विशेषाधिकारों के संबंध में, विशेषाधिकार जैसे अगर मंत्रीगण, नेतागण कोई भी अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी सिंपल विधि द्वारा बढ़ा सकते हैं। नागरिकता से जुड़े हुए कोई भी मामले में कोई कानून बनाना है या बदलाव करना है तो उसमें भी साधारण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। देश में आम चुनाव के संबंध में, आइए सेकंड की पॉइंट की बात करते हैं, विशेष विधि। देखिए विशेष विधि में जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व आते हैं। अगर हमें इन दोनों में से किसी में बदलाव करना हो तो हमें विशेष विधि की जरूरत पड़ती है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होते हैं और दोनों सदनों से हमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है। लोकसभा में करीब आपके 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। तो इन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत 250 में से और 2/3 बहुमत आपको 545 में से देखने को मिलता है, और तभी जाकर विशेष विधि का इस्तेमाल होता है। और ये होता है आपका मौलिक अधिकार में अगर कोई बदलाव करना हो या नीति निर्देशक तत्वों में कोई बदलाव करना हो। बात करें थर्ड की, विशेष विधि प्लस 15 राज्य। देखिए अगर देश के अंदर हमें जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो हम विशेष विधि और प्लस 15 राज्य का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को चुना जाए, और साथ ही देश में 28 राज्य जो हैं, ठीक है, इनमें से करीब 15 राज्य अगर किसी राष्ट्रपति को चुनते हैं तो
उस केस में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना हो, संघीय न्यायपालिका का अगर निर्माण करना हो या कोई नई न्यायपालिका बनानी हो, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, तो इन कुछ मामलों के अंदर विशेष विधि +15 राज्यों का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये थी कंप्लीट वीडियो इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको इस वीडियो की फ्री PDF चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्पिरेशन फॉर यू स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।